प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई वर्चुअल समिट। दोनों देशों के बीच हुई डिफेंस और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौते। वहीं कोरोना संकट पर राहुल गांधी का वार। राजीव बजाज से बातचीत में लॉकडाउन को बताया फेल। कहा राज्यों को उनके हाल पर छोड़ रहा केंद्र। दिल्ली सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एनसीआर के लिए कॉमन पास बनाए तीनों राज्य। तीनों प्रदेशों को समान नीति बनाने के दिए निर्देश। वहीं जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जीपीएफ विभाग का बाबू रघुवीर को किया ट्रैप। 2,500 रुपए की घूस लेते किया गिरफ्तार। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। रुक कर लेते इस वक्त की कुछ अहम खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायकों ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2018 में SC/ST का बैकलॉग जोड़ने के लिए सीएम अशोक गहलोत का विधायकों ने आभार व्यक्त किया। राजस्थान के पैरामेडिकल छात्रों ने 4 साल कोर्स पूरा नहीं होने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, जहां छात्रों ने ज्ञापन में कहा है कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसे रोके एवं आने वाली भर्ती में शामिल होने का छात्रों को मौका दिया जाए। छात्रों का कहना है कि वे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के छात्र हैं, जिनका एडमिशन साल 2016 में हुआ था। इसी के साथ छात्रों का कोर्स 2 साल की अवधि में पूरा होना था, लेकिन काउंसिल की लापरवाही के कारण 4 साल बीत जाने के बाद भी कोर्स पूरा नहीं हो पाया है। खुशबू वर्मा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के स्टूडेंट हूँ। कहने को तो आरपीएमसी 2 साल का डिप्लोमा करवाती है, लेकिन वह एक डिप्लोमा को 4 साल में भी कंप्लीट नहीं करवा पाती है, जबकि वह एडमिशन टाइम पर लेती है। उसने 5-50 के एडमिशन ले लिए हैं और एक बैच को भी पूर्णतः कंप्लीटली वह पास आउट नहीं कर पाई है। और हाल ही में राजस्थान सरकार ने लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें सिर्फ 300 स्टूडेंट ही रजिस्टर्ड हैं और 700 जो पद है वो खाली है। अतः मैं आरपीएमसी से गुजारिश करती हूँ कि वह बचे हुए जो बैचेस हैं उनके प्रैक्टिकल टाइम पे करवाएं और जिसके चलते हम भी इस वैकेंसी में शामिल हो सके और अपने जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उससे हम बच पाएं। ठीक है, 18-19 जो बैच है उसके भी जो फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम थे वो नवंबर में 2019 में होने थे, लेकिन काउंसिल की अनियमितता के कारण अभी तक नहीं हो पाए। ठीक है, इसकी वजह से कम 15,000 स्टूडेंटों का छात्र जो फ्यूचर है वो दांव पर लगा हुआ है। और आने वाली जो वैकेंसी जो आ रही है उसमें कम से कम ये स्टूडेंट जो प्रशिक्षित रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो इस वैकेंसी से वंचित रह रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी या तो काउंसिल ले या सरकार ले। तो वहीं जयपुर शहर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान एसीबी की टीम ने जीपीएफ विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। जीपीएफ विभाग के कर्मचारी रघुवीर सिंह ने परिवादी से उसे जीपीएफ का बिल बनाने की एवज में 2500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी का करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बन रहा था। इसके लिए आरोपी कर्मचारी रघुवीर ने परिवादी से पहले 500 रुपए लिए, तो वहीं बावजूद इसके आरोपी रघुवीर ने परिवादी का बिल नहीं बनाया। परिवादी काफी समय से विभाग के चक्कर काट रहा था। जब कोई बात नहीं बनी तो परिवादी ने एसीबी में आरोपी बाबू की शिकायत कर दी। तो वही एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया है, जो कि सही पाया गया। तो वही योजना के तहत एसीबी की टीम ने आरोपी बाबू को सांगानेर स्थित नगर निगम के जोन कार्यालय के पास 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक चावला फोन लाइन पे जुड़े हैं। दीपक, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल आयुषी, कह सकते हो कि लॉकडाउन अब खुल चुका है। लॉकडाउन के बाद ऑफिस जो है, दफ्तर, वो भी खुल चुके हैं और इस तरह की सूचनाएं लगातार एसीबी को मिल रही थी। आज भी सूचना मिली थी कि जीपीएफ विभाग है उसके जो सांगानेर में जो कार्यालय है वहां पर एक बाबू है, वो एक परिवादी से लगातार रिश्वत की मांग कर रहा है। रघुवीर इसका नाम है
और बताया जा रहा है कि जो परिवादी है उसका 10 लाख रुपए का बिल जीपीएफ विभाग में ड्यू पड़ा हुआ है और इस बिल को जो पास कराने के एवज में उसने इससे जो है रिश्वत मांगी। बताया जा रहा है कि करीब 2500 रुपए की यहाँ पर रिश्वत मांगी गई है। यानी कि उसने कहा कि आपका 10 लाख का मामला है, आप मुझे 2500 रुपए दीजिए, आपका जो काम है वो मैं करवा दूंगा। और काम करवाने से पहले उसने जो है 500 रुपए भी इससे लिए थे। लगातार परेशान था, लगातार इनको जो है चक्कर कटवा रहे थे। आखिरकार इसने जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में इसने शरण ली। परिवादी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में तमाम जो अधिकारी उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की, सत्यापन कराया, मौका मुआयना किया और आज मौका पाकर रंगे हाथों सबूतों के साथ ये जो बाबू है रघुवीर सिंह, इसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये भी पता लगाया जाएगा कि ये बाबू है, इसने जो रिश्वत मांगी है, इसके अलावा क्या पता इसकी चेन आगे भी जुड़ी हो, यानी कि क्या पता कोई अधिकारी भी ऐसा हो जिसको भी ये रिश्वत देना चाहता था। तो इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ जारी है। उम्मीद करते हैं कि पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। लेकिन एक बात तो तय है, लॉकडाउन अनलॉक चल रहा है, अब काफी ऑफिस खुल चुके हैं और जो भी इस तरह के जो भी विभाग में इस तरह की रिश्वतखोरी का काम करेगा उस पर एसीपी की नजर है। माना जा सकता है कि आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा ट्रैप की कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। जीपीएफ विभाग के कर्मचारी रघुवीर सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परिवादी की शिकायत पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके बाद रंगे हाथों कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण ने बुधवार देर शाम नगर में एक बार फिर से दस्तक दी है। नसीराबाद के मिशन कंपाउंड क्षेत्र में एक और कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। राजकीय सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख डॉक्टर विनय कपूर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मिशन कंपाउंड क्षेत्र निवासी मंगलवार सुबह मुंबई से फ्लाइट में जयपुर आया था और कार से वो नसीराबाद पहुंचा। इस दौरान नसीराबाद में लिए गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी के साथ ही मरीज के परिवार को भी क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें कि नगर में अब तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 6 हो गया है, जहां 4 कोरोना पॉजिटिव रोगी पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो वहीं राजस्थान के भरतपुर जिले में हुए कोरोना विस्फोट के बाद चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 470 पर पहुंच चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने नगर निगम इलाके में महा कर्फ्यू लगाया है। ये कर्फ्यू जीरो मोबिलिटी पर लगाया गया है। इस दौरान किसी के भी बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। यहाँ सिर्फ मेडिकल और दूध की दुकानों के लिए छूट दी गई है। इसके लिए एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश गोयल और सीओ सिटी हवा सिंह सहित जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शहर के बाजार और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान एडीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर न निकले। इसके अलावा जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वो मास्क लगाकर ग्राहक को सामान दें और अनावश्यक रूप से दुकान पर भीड़ न लगाएं। तो वहीं राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर पिछले 1 महीने से पानी की समस्या बनी है, लेकिन जलदाय विभाग और उपखंड अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा ही मामला आज सुबह जलदाय विभाग कार्यालय के सामने सैकड़ों महिलाओं ने मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। परसों है ना, नर्मदा से पानी आना बंद हो गया था। सड़नों में कोई एक्सीडेंट हो गया, बिजली का टावर गिर गया था, जिसके कारण 24 घंटे बाद में हमारी ये सप्लाई चालू हुई है। और अभी आज सुबह देना था सप्लाई, अभी हमें 2 घंटे लेट हो रहे हैं, तो अभी घंटे भर बाद में इनके सप्लाई हम चालू करेंगे। ये आपका रटा रटाया जवाब है, जो रोजाना यही जवाब मिलते हैं। जबकि भीनमाल में वीआईपी कॉलोनी है जहाँ पे है पानी की कोई समस्या नहीं है, प्रत्येक तीसरे दिन में पानी मिल रहा है। उन लोगों को, बेचारे जो गरीब वर्ग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 120 घंटे में अभी जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है 120 घंटे से ही कर रहे हैं। हम ऐसा कहीं भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपना रहे।
तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में एक नाबालिग बेटे ने अपने पिता पर जबरन शादी करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि 16 वर्षीय किशोर के अनुसार वो समलैंगिक है और इस बात का पता चलने पर परिजनों ने जबरन उसकी शादी करवा दी, जहां पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो है इसके माता पिता के द्वारा जो है टांडा जो बिलासपुर में पड़ता है, बिलासपुर थाने के अंदर पड़ता है, वहाँ ले जाकर उसका जबरदस्ती निकाह करवा दिया गया था किसी लड़की से। और उसके बाद जबकि वो लड़का शादी नहीं करना चाहता था, वो उसका कहना है कि मैं समलैंगिक हूँ और मैं इस संबंध में उसके माता पिता को पता था, उसके बावजूद भी उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। अब वह लड़का जो है घर छोड़कर वहाँ जाना चाहता है उस लड़के के पास में, और उसमें उसका कहना है कि जो है क्या कहते हैं मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मुझे जबरदस्तियाँ रोका जा रहा है और मुझे जो है उसके मित्र से नहीं मिलना है। उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने हवाई सेवा से राज्य में आने वाले प्रवासियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के अलावा मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव को नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। तो वही मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलबे की खंडपीठ में हुई। व्यवस्था लागू की है कि जो लोग हवाई मार्ग से उत्तराखंड में आएंगे उनके लिए उन्होंने होटल रिक्वायर की है गवर्नमेंट ने, और उसमें जो जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको होटलों में भेजा जा रहा है। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में यहाँ पर अंतर आ रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि उन होटलों का किराया सरकार द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ठीक उसके विपरीत हवाई यात्री जितने भी आ रहे हैं उनको बसों में भरकर जबरदस्ती उन होटलों में भेजा जा रहा है, जिसका किराया भी उनसे वसूला जा रहा है और खाने का खर्चा भी अलग से वसूला जा रहा है। तो वही उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उन प्रवासियों को निःशुल्क प्रति यूनिट 5 किलो राशन के साथ 1 किलो दाल भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। आपको बता दें कि जो प्रवासी अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में आए हैं और जिनके पास कहीं का भी राशन कार्ड नहीं है, वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके तहत अभी वर्तमान में जो हमारे प्रवासी लोग हैं, बाहरी राज्यों से जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जिन प्रवासियों के पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है या जो प्रवासी अवरुद्ध हो गए हैं, यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए 5 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से निःशुल्क वितरण करवाया जा रहा है। और 1 किलो चना दाल है, चना दाल भी जैसे ये प्राप्त होगी वैसे हम उसको वितरण करवा देंगे। बाहरी राज्यों से जो जनपद पौड़ी के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसके आधार पर लगभग 58,850 की हमें सूची प्राप्त हुई है, जिसके तहत दिनांक 2 तारीख तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में लगभग 52,200 कुछ के लगभग प्रवासी हमारे यहाँ आ चुके हैं। इनमें से जिन भी व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं होंगे उन्हें भारत सरकार की तरफ से ये 5 किलो निःशुल्क चावल प्रति प्रवासी की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है। उन्होंने हमारी प्रवासियों की सुध ली, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे परिवार में 3 यूनिट हैं, तीनों को हमें 15 किलो राशन दिया गया। हमारा राशन कार्ड नहीं है, हम गुड़गांव से। तो वही उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने नगर निगम काशीपुर से 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। तो वही मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह के बाद की तिथि अब नियत की है। काशीपुर की है, जसपुर खुर्द जो विलेज है, तो उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया और काफ़ी मोहल्ले उसके अंतर्गत आते हैं। और जो हाउसेस की वेस्टेज का जो एक नाला है 2 मीटर चौड़ा है वो, और काफ़ी लंबा है। तो एक्चुअली इंक्रोचमेंट के बाद वो हो गया 2 फीट, और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था तो नगर निगम उसमें कर नहीं रहा है अल्टरनेट, और इंक्रोचमेंट भी उस पर काफ़ी है। तो उसमें क्या है, काफ़ी बीमारी फैलने का खतरा है, पानी अटक जाता है, पानी फिर मोहल्लों में ओवरफ्लो होता है। तो इस वजह से पिटीशनर ने याचिका दाखिल की थी कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए और नाले को कवर करा जाए, और जो भी अल्टरनेट व्यवस्था है नगर निगम की उसको करा जाए, ताकि निकासी प्रॉपर।
5 जून को होने जा रहे चंद्र ग्रहण को लेकर एरीज के वैज्ञानिकों की निगाहें जिस पर टिकी है। जून माह की शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक शशि भूषण पांडे ने बताया कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में संरेखित होते हैं तो हम पृथ्वी की स्थिति के आधार पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखते हैं। चंद्र ग्रहण उस वक्त लगता है जब पूरा चांद निकला हुआ हो और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। होने वाली सामान्य घटना है और बहुत दिनों से क्लोजली ऑब्जर्व की जा रही है। और इसमें जब किसी भी तरह की ग्रहण की घटना होती है जिसमें कि सूरज की लाइट ब्लॉक होती है, चाहे वो सोलर इक्लिप्स के समय या लूनर इक्लिप्स के समय, तो यह इन ऑब्जेक्ट्स को और ख़ास करके हमारे सोलर सिस्टम में विशेष अध्ययनों के लिए यह एक विशेष घटना होती है जिस समय इनका करना संभव हो पाता है। आम जनता के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारे इस प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को देख करके और ब्रह्मांड और हमारे सौरमंडल को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ती आगे अगली खबर श्रीनगर के विकासखंड खिरसू क्षेत्र से है, जहां रामपुर में स्टोन क्रशर स्थापित करने का फरासू सहित अन्य गांव के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने बुधवार को चयनित स्थान पर सड़क बनाने आई मशीन को काम नहीं करने दिया। तो वहीं मामले की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन विरोध के चलते पुलिस को भी वापस लौटना पड़ा। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जहां क्रशर लगा है वहां से परासू, डुंगरीपन, कलीगढ़ और मरोड़ा गांव की पेयजल और सिंचाई लाइन जाती है। ऐसे में क्रशर लगा तो पानी और घास को काफी नुकसान पहुंचेगा। ग्रामीण ये जितने भी ग्राम सभाएं हैं, इनमें से 2-3 ग्राम सभाओं को यहाँ से पानी की लाइन जाती है। तो ग्राम सभा वासियों का कहना है कि यहाँ पर अगर क्रैशर बनेगा या फिर क्रैशर संबंधी जो भी यहाँ पे डंपिंग होगी तो इससे उनके जो है पानी के नल और पानी की जो लाइन जा रखी है और जो उनके फिल्टर लगे हुए हैं, इनमें कुछ जो है दिक्कत आ सकता है, बाधा पहुँच सकती है। निर्माण स्टोन क्रशर, यहाँ पे स्टोन क्रशर लगाया जा रहा था और हमारा विरोध ये है कि हमारे यहाँ पर सिंचाई नहर, पेयजल पानी और यहाँ पे हमारा गौचरण है, जिसका कि समस्त ग्रामवासी और एक ग्राम सभा नहीं 2-3 ग्राम सभाएं मिलकर विरोध कर रही हैं। ग्राम फरासू, डुगरीपन, कालीगढ़ और ये मरोड़ा और ये कांडालगा रामपुर, ये सभी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर ये न लगाया जाए। तब भी हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही है और हमें हम पे ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। वहीं 13 जून तक उत्तराखंड में पहुंचने वाले मानसून की बरसात को लेकर गदरपुर नगरपालिका परिषद पूरी तरह मुस्तैद है। गदरपुर के सभी वार्डों में साफ सफाई और नालियों में झाड़ू सफाई की व्यवस्था की जा रही है, जहां नगरपालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने बताया कि गदरपुर नगरपालिका परिषद पूर्व से ही साफ सफाई में क्षेत्र के अन्य शहरों से आगे है, लेकिन आगामी मानसून को देखते हुए गदरपुर नगरपालिका प्रशासन जल भराव की स्थिति नहीं पैदा होने देगा। हाइपोक्लोराइड्स का छिड़काव हर मोहल्ले में, हर वार्ड में लगभग 5-5, 6-6 बार हम लोगों ने करवा दिया और अभी भी लगातार कोरोना वायरस को लेकर चल रहा है। दिन में हम लोग सुबह से शाम को 5 बजे तक के कोरोना वायरस का हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाते हैं और शाम को 5 बजे से 7 या 8 बजे तक के कीटनाशक दवाएँ, जितनी भी कीटनाशक दवाएँ हैं मच्छर, मलेरिया, डेंगू वगैरह के लिए, वो हम लोग उसका शाम के समय में छिड़काव करवाते हैं। जितने भी वार्ड हैं, एक वार्ड को हम लोगों ने देख के जहाँ पर भी सफाई या कहीं पानी इकट्ठा है या कहीं गंदगी ज़्यादा है तो उस पर ध्यान केंद्रित करके हम लोगों ने उस गंदगी का निस्तारण किया। तो वही उत्तराखंड के ऋषिकेश में रियल एस्टेट एसोसिएशन द्वारा ऋषिकेश और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कई दिनों से जरूरतमंदों को राशन वितरित किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ऋषिकेश में राशन वितरण करने पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य एवं केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। असल में जनता के दुख दर्द और जरूरतों से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश का
हर वर्ग जो है आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो चुका है। चारधाम यात्रा संचालित नहीं हो रही है, इसकी वजह से तीर्थ पुरोहित भी और तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ टैक्सी मैक्सी संचालक, बस संचालक, रिवर राफ्टिंग, पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं, छोटे व्यापारी जो हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है और हमने सरकार से लगातार इस बात का आग्रह किया कि सरकार इस वर्ग को जो है वो आर्थिक पैकेज देने का काम करे ताकि ये वर्ग अपने पैरों पर खड़े हो सके और आगे बढ़ने का काम कर सके। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जो भी कार्य सरकार ने किया है, हजार रुपया दिया है और मैं समझता हूँ कि 1000 रुपया की आर्थिक सहायता आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखती है। 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उस पैकेज का ना तो सिरा पता चल रहा है ना अंत पता चल रहा है। लॉकडाउन 5 लागू होने और अनलॉक 1 के बाद बुधवार दोपहर बाद से बवानीखेड़ा क्षेत्र में परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया है। बसों के संचालन शुरू होने से बवानीखेड़ा बस स्टैंड परिसर में यात्री बसों का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने यात्रियों को जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना करने की अपील की। आपको बता दें कि बवानीखेड़ा से कुंगड़पुर सिवाना मार्ग पर चलने वाली रोडवेज की बसों का पहले से निर्धारित समय पर ही परिवहन विभाग द्वारा संचालन शुरू किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। भिवानी डिपो की बसें जो ग्रामीण क्षेत्र और दूसरे डिपों के जो जहाँ पर बसें पहले चले आती हैं उनको सुचारू रूप से कल से शुरू कर दिया गया। सभी गांवों में जो बसें नाइट के आते उनको भी वहाँ पे भेज दिया गया है और आज और कल में लगभग सभी टाइमिंग बसें अपनी कवर कर लेंगे। जो बसें चल रही हैं अपने जो पुराने टाइम है उन पर चल कर अपना टाइम कवर कर लेंगे और आशा है 2 दिन में 4 दिन में लगभग सोमवार तक सवारियाँ बसों में आना जाना निर्धारित रूप से शुरू कर दें। सोशल डिस्टेंस का तो अब आज के इसमें महामारी में पब्लिक भी जागरूक हो चुकी है। पब्लिक भी खुद अपना सोशल डिस्टेंस बना रहा है और हम भी जहाँ भीड़ के कई बार हो जाते हैं लेडीज अपने बच्चों को उनके साथ कहते हैं, हम भी उनको भी कहते हैं तो थोड़ी दूरी बना के। तो वही हरियाणा में कोरोना संक्रमण ना फैले इसके लिए जगह जगह पुलिस की ओर से चेकिंग की जा रही है। पानीपत में भी पुलिस की ओर से नाके लगाकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान जब एसएचओ ने एक कार चालक को पूछताछ के लिए रोकना चाहा तो उसने एसपीओ को अपनी कार के बोनट पर काफी दूर तक घसीटा। तो वही मामला पानीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र का है, जहां ड्यूटी के दौरान एसपीओ ने कार चालक को रोका तो उसने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके चलते एसपीओ ने कार के आगे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक फिर भी नहीं माना और उसने एसपीओ पर कार चढ़ाने की कोशिश की। तो वही करीब 200 मीटर की दूरी तक पुलिस जवान को घसीटते हुए ले गया और काफी आगे जाकर ट्रैफिक कर्मी को सड़क पर ही फेंक कर फरार हो गया। तो वहीं कार चालक की ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साथ ही इस बीच एक ई रिक्शा चालक भी इस तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया और ई रिक्शा के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। हरियाणा के समालखां में 2 बाइक सवारों ने एक दुकानदार के साथ लूटपाट की है। घटना उस वक्त हुई जब दुकानदार दुकान से घर लौट रहा था। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोकते हुए उन पर हमला कर दिया और दुकानदार के पास से करीब 70,000 रुपए लेकर फरार हो गए। फाटक पर मेरी दुकान है, ऑफिसर कॉलोनी में मेरा मकान है। जैसे लाल गोदाम के पास ब्रेकर पर बाइक मंदी करी तो पीछे से आने के उन्होंने बाइक हटा दी। तो बाइक हटाने के बाद में फिर उसने मेरी जेब में पैसे थे, जेब में हाथ मारा तो उसमें से पर्स निकाल के उसमें पैसे निकाल कर पर्स मेरे को वापस मंगा, भाई इसमें मेरे ज़रूरी कागजात है ये दे दो। वो मैंने ले लिया। तो फिर वजह से बाइक ले गए ना, वापसी भाग गए। पर्स में कितने पैसे थे आपके? करीब 70-75 हज़ार रुपये। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।